नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर से एक बड़ी वार्निंग दी है। पहले इन्होंने कहा कि आने वाला है सबसे बड़ा संकट, डूब जाएंगे सेंट्रल बैंक, 137 लाख करोड़ स्वाहा हो जाएगा। अब रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि जिस अंत के बारे में मैं दुनिया को चेतावनी दे रहा हूं वो अब आ गया है। भगवान हम पर दया करें। किस बड़े संकट की ओर बढ़ रहे हैं? आने वाले संकट से कौन हमें बचा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे इंडसइंड बैंक की। चौथी तिमाही में बैंक को 2329 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। अब इस पर इनसाइडर ट्रेडिंग का शक। खबरें आ रही हैं कि सेबी बैंक के 6 अधिकारियों की जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला, आसान भाषा में समझेंगे और अंतिम में चर्चा करेंगे एमटीएनएल की। एमटीएनएल की देनदारियों के पेमेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने वित्त मंत्रालय से मदद मांगी। अब एमटीएनएल वाला मामला क्या है, कितना कर्ज है, किन किन बैंकों का कर्ज है, जानेंगे सब कुछ आज की इस डिटेल रिपोर्ट में। चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर से सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि आने वाले दिनों में लाखों लोग आर्थिक रूप से तबाह हो जाएंगे। रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने जोर देकर कहा कि अमेरिका में बहुत ज्यादा महंगाई आ चुकी है और उन्होंने अपनी बात को हाईलाइट करने के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में आयोजित अमेरिकी बॉन्ड की नीलामी का हवाला दिया। कहा कि क्या होगा अगर आपने एक पार्टी रखी और कोई नहीं आया। फेड ने अमेरिकी बॉन्ड के लिए नीलामी आयोजित की और कोई भी नहीं आया, इसलिए फेड ने चुपचाप नकली पैसों से, अपने खुद के नकली पैसों से $50 बिलियन खरीद लिए। पार्टी खत्म हो गई। हाइपर इन्फ्लेशन यहां है। लाखों युवा और बूढ़े आर्थिक रूप से नष्ट हो जाएंगे। प्रवीण सर, क्या दुनिया आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी है? नहीं, देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बड़ी वार्निंग एक बार फिर से दी है। बार बार वो पिछले कुछ वक्त से लगातार इस बात को अपने एक्स पे, जो कि ट्विटर था पहले, उस पे जाहिर कर रहे हैं। और इस बार उन्होंने जो बात की है उसमें ख़ास तौर पर बॉन्ड का जिक्र किया है। जो अमेरिका के फेड रिजर्व ने एक बॉन्ड सेल रखी और उनका ये कहना है कि उसमें लोग, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो नज़र ही नहीं आए। $16 बिलियन का बॉन्ड रेस करके पैसा जुटाना चाह रही थी अमेरिकी सरकार जी, और उसमें हल्का ठंडा रिस्पांस दिखाई दिया। दूसरी उनकी बड़ी बात जो कहने की है वो ये है कि इन्फ्लेशन में हम हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। महंगाई बहुत तीव्र बढ़ेगी और ग्लोबल इकोनॉमीज़ भी कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। ये बात उनका कहना है। बॉन्ड मार्केट के हाल बेहाल हैं, कोलैप्स होता हुआ बॉन्ड मार्केट है। इस चीज़ को आप, जो बिल्कुल अभी हाल में ही, इनफैक्ट कल ही एक इंटरव्यू दिया था जेपी मॉर्गन के जेमी डिमॉन ने, उन्होंने भी सेम बात कही। उन्होंने कहा है कि अमेरिका स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है, जहां महंगाई दर बहुत ज़्यादा होगी और ग्रोथ आपकी सुस्त होगी। तो जो रिसेशन की जो रेखाएं नज़र आ रही हैं अब अमेरिकी इकोनॉमी में, उसको लेके साफ तौर पर कुछ बड़ी चेतावनियाँ या बड़ी भविष्यवाणी कुछ बड़े जो अर्थशास्त्री हैं या जानकार हैं वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसी क्रम में उन्होंने ये बोला है कि जो नीलामी की उन्होंने उसमें $50 बिलियन के बॉन्ड जो है, जो ये जो 20 साल के जो बॉन्ड थे उसका ऑक्शनिंग की थी फेड ने। तो $50 बिलियन के बॉन्ड फेड ने खुद अपने पैसों से एक तरह से खरीद लिए, ये उनका कहना है। और इसका मतलब ये है कि अमेरिकी बॉन्ड्स के खरीदार अब नहीं हैं। कभी आपको याद होगा कि अमेरिका के बॉन्ड जो है वो दुनिया भर में सबसे मजबूत माने जाते थे, आज भी माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त में हालत ख़राब हुई है। बिल्कुल रिसेंट घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो मूडीज़ ने AAA की रेटिंग को घटाकर AA1 रेटिंग अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को कर दिया। सीधे तौर पर वो बॉन्ड्स को लेके था और उसको लेके कई जो जानकार हैं उन्होंने ये कहा है कि मिड टर्म में हमको इसका असर इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट के तौर पर दिखाई दे सकता है। प्रवीण सर, आगे चर्चा को लिए चलेंगे, लेकिन उसके पहले जो हाइपर इन्फ्लेशन की जो बात हो रही है उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं ये हम आपसे समझना चाहेंगे। किस वजह से हाइपर इन्फ्लेशन वहाँ हो रहा है? नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा फैक्टर टैरिफ अमेरिका के लिए साबित होने वाला है, जहाँ पे कि
जो पॉज लगा दिया गया है चीन के साथ और बाकी दुनिया के देशों के साथ, उसके बावजूद अभी भी टैरिफ और जो ट्रेड का जो डिसरप्शन किया है वो साफ तौर पर नज़र अब दुनिया भर में आ रहा है। चीन पर जो 30% टैरिफ लेने की बात अमेरिका कर रहा है, जो डील हुई है दोनों देशों के बीच, उसके बावजूद चीज़ें संभलती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। 30% टैरिफ पर भी जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि चीन का 70% जो अमेरिका को सामान जाता है वो 70% सामान जाना बंद हो जाएगा जी। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में जो चीज़ें अब आएंगी या खरीदी जाएंगी या बनेगी उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और इस तरह से एक हाइपर इन्फ्लेशन का माहौल तैयार होगा और जिसकी वजह से मार्केट्स में भी गिरावट आ सकती है और ओवरऑल अगर हम देखें तो एक रिसेशन की तरफ बढ़ता हुआ अमेरिका फिलहाल दिखाई दे रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया पर नजर आ सकते हैं। सर, जब भी रॉबर्ट कियोसाकी की बात होती है तो 3 चीज़ें उनके निकलते हुए दिखती है कि सोना, चांदी और बिटकॉइन। हालांकि जितनी बार भी वो चेतावनी देते हुए नजर आए हैं, वो कहे कि यहीं पे पैसा बनेगा, यहीं पर इन्वेस्ट रहिए, लेकिन आज जो इनकी जो नई चेतावनी है उसमें एक बड़ा अनोखा, मतलब बहुत ही रोचक कह रहे हैं कि गोल्ड जो है $25,000 के पार चला जाएगा। ये क्या मामला है सर? अगर उसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो 20,87,000 तक चला जाएगा क्या सोना? नहीं, बिल्कुल, ये एक मुझे लगता है कि अब तक का किसी भी बड़े जानकार या किसी भी बड़े अर्थशास्त्री का गोल्ड पर दिया गया ये सबसे बड़ा अनुमान है, जहाँ पे कि $25,000 पर आउंस का रेट रॉबर्ट कियोसाकी दे रहे हैं गोल्ड के लिए। कितने वक्त में जाएगा पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं सिल्वर को $70 पे पहुंचने की बात कह रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी के लिए कह रहे हैं कि 5 लाख से 10 लाख डॉलर तक क्रिप्टो करेंसी का भाव पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो देखिए गोल्ड और सिल्वर एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टूल माने जाते हैं, ठिकाने माने जाते हैं और दुनिया भर में जब सबसे टर्बुलेंट फेजेस आते हैं, सब चाहे युद्ध हो या और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हों, ऐसे वक्त पर गोल्ड को सबसे सॉलिड या सबसे मजबूत इंस्ट्रूमेंट माना जाता है जहां लोग पैसा लगाते हैं जी। और हाल के वक्त में हमने देखा कि इस साल की जनवरी से ही लेके अब तक गोल्ड में एक ज़बरदस्त रैली दिखाई दी। कुछ दिनों में जब थोड़ा ट्रेड को लेके, टैरिफ को लेके चीज़ें ऐसा लगा कि चीन और अमेरिका के बीच में बात बन रही है तो गोल्ड थोड़ा नरम हुआ, लेकिन इसके बावजूद गोल्ड अभी भी ऊंचे लेवल्स पर बना हुआ है जी। अब $25,000 पे गोल्ड पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? क्या इस लेवल की अनसर्टेनिटीज आ जाएंगी? क्या जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो पूरी तरह से कोलैप्स करेंगे? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का इन लेवल्स पे पहुंचना, क्रिप्टो करेंसी का जो मान लीजिए पूरा मार्केट या ट्रेड है वो एक बिल्कुल नई अवधारणा है। भारत में उसको लेकर लगातार रेगुलेशंस रहे, कोशिश की गई कि क्रिप्टो करेंसी में लोग ट्रेड न करें, ऊंचे टैक्स लगाए गए, लेकिन क्या क्रिप्टो करेंसी इस पूरे अनसर्टेनिटीज़ में एक नया इन्वेस्टमेंट का बड़ा हथियार बनता हुआ दिखाई देगा? ये वाकई देखने वाली बातें हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है सर, तो इनकी भविष्यवाणी तो सच होती हुई दिख रही है। देखिए आज $1,11,000 के पार चला गया है बिटकॉइन। अब अगर उसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें सर तो 95 लाख के पार है। इस साल तक अब तक का डेटा मेरे पास 60% का उछाल है। बिटकॉइन के अलावा सर एथर $2,610 पे चला गया, बाइनेंस $681, सोलाना $176। और ये तो कहते ही रहते थे कि सब कुछ बुलबुला है, स्टॉक, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में कुछ रखा नहीं है, सोना, चांदी और बिटकॉइन में आइए। तो इनकी तो एक भविष्यवाणी सच होती हुई दिखी। बिटकॉइन का देखिए, एक अगर कम से कम यहाँ का या मैं अपना कहूँ तो बिटकॉइन का या जो क्रिप्टो करेंसी है उनका चीज़ें समझ में आती नहीं। उनके पीछे अंडरलाइंग एसेट क्या है ये किसी को पता नहीं है सर। आपने मशीन के जरिए कुछ टोकन क्रिएट माइनिंग की, टोकन क्रिएट की और आप फिर उसको बेच रहे हैं और उसका फिर कुछ भी दाम आप उसके लगा रहे हैं, उसके पीछे कोई अंडरलाइंग एसेट आपको नज़र नहीं आती। उसके उलट अगर आप शेयर मार्केट देखें या गोल्ड देखें तो उनके पीछे वैल्यू है उसमें जी। तो क्रिप्टो किस तरह से चलेगा, क्या चलेगा, समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोगों को भारत में नहीं समझ में आता, आरबीआई को भी समझ में नहीं आता। कम से कम सरकार ने जाहिर तौर पर उस पर बैन नहीं लगाए, लेकिन 2 साल पहले की अगर मैं बात बताऊं, 2.5 साल पहले की, तो क्रिप्टो करेंसी को लेके बड़ी हलचल भारत में रही। क्या रेगुलेशन आएंगे, क्या बंद कर दिया जाएगा? फिर सरकार ने टैक्सेस लगाए। सरकार नहीं चाहती थी कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो। आरबीआई ने बार बार इसको लेके चेतावनी जाहिर की कि ये इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। कोई भी ट्रेडिंग मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, बहुत सारे ऐसे अवैध टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो गई। इन तमाम चीज़ों में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की
बातें और बाकी सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक। रैंसम लेना है तो क्रिप्टो करेंसी में मांगे गए बहुत सारे, हमने, अगर आपको याद होगा डिजिटल अरेस्ट वाला मामला भी सर, डिजिटल अरेस्ट, क्या कंपनियों को के अकाउंट्स को और बाकी चीज़ों को हैक कर लिया गया और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में उनसे पेमेंट मांगे गए ताकि दुनिया में कहीं पर भी उनको भुनाया जा सके। किसी खाते से लिंक नहीं है, आप उसको फ्रीज नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं तो कर सकते। वो तमाम तरीके के जो समस्याएं हैं वो क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ी। अब इंटरनेशनल लेवल पे या अमेरिका के लेवल पर मान लीजिए रॉबर्ट कियोसाकी भले कह रहे हैं कि 5 लाख से 10 लाख डॉलर पे दाम पहुंच जाएगा, लेकिन भारत के संदर्भ में मुझे ये लगता है कि क्या वाकई क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग का दौर वापस आएगा, ये एक थोड़ा बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि इसकी संभावनाएं कम ही हैं। जी, लेकिन सर अब बिटकॉइन की चर्चा हो रही तो इसके फैक्टर्स पर भी चर्चा कर लेते हैं सर। किन वजहों से, जनता भी जानना चाहती है सर कि किन वजहों से आ रही है इतनी तूफानी तेजी सर बिटकॉइन में, इसको भी अगर 2-4 नहीं, फैक्टर्स बता दें। अनसर्टेनिटीज ही मुझे लगता है ये तीनों जो आपके एसेट क्लास हैं, चाहे कमोडिटीज़ में गोल्ड सिल्वर ले लीजिए और दूसरा अगर आप क्रिप्टो करेंसी भी ले लीजिए, तो एक तो ट्रंप का खुद का रुझान भी क्रिप्टो करेंसी की तरफ दिखाई देता है। उनको फ्रेंडली माना जाता है, फ्रेंडली माना जाता है उनको, और वो कहते हैं जो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए लोग हैं वो ट्रंप को चैंप बताते हैं अच्छा, क्रिप्टो करेंसी के लिहाज से, क्योंकि उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा फेवरेबल अगर माहौल इसके लिए है तो वो ट्रंप के शासनकाल में ही है। तो खैर ये सब कहानी एक तरफ है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी को लेके और अमेरिका की इकोनॉमी को लेके जो चिंताएं हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। और उस क्रम में मैं एक लास्ट चीज़ जो और ऐड करना चाहूँगा, कहा जा रहा है कि एक वोट से सर बिल्कुल टैक्स बिल पास कर लिया गया है, वो वाला मामला क्या है सर? बिल्कुल, जो नया जो टैक्स कट बिल आज अमेरिका में पास हुआ है वो 215 और 214 के वोट से में महज एक वोट के अंतर से पास हुआ है। बड़ा महत्वपूर्ण बिल है जिसके जरिए टैक्स की छूट दी जाएगी। अगर आप कार खरीदते हैं तो टैक्स छूट दी जाएगी, सीनियर सिटीजन्स को टैक्स ब्रेक दिया जाएगा, सरकार डिफेंस पर ज़्यादा खर्च करेगी और ऐसे ही दूसरे खर्चे इमिग्रेशन में को जो अवैध इमिग्रेशन है उसको रोकने के लिए और प्रभावी उपाय किए जाएंगे। और इस सब में अमेरिकी सरकार 3.8 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा जो कर्ज है वो अलग से ले लेगी अगले एक दशक में, अगले 10 साल में। और अमेरिका का कर्ज जो है वो 36.2 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच जाएगा, जो कि एक बड़ी बात है, जिसको लेके गीता गोपीनाथ जैसे बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए अब बड़ी दिक्कत उसका डेट और उसका फिस्कल डेफिसिट साबित होने वाला है। सर दिक्कत वाली तो बात है ही, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है अमेरिका की और उसके ऊपर आपने जैसा बताया कि 36.2 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, उसमें अगर आप जोड़ दीजिए 3.8 तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं जाकर 40 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बैठता हुआ दिख रहा है। तो जिसकी इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर की हो और वो 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है तो समस्या तो बनती ही है सर, लेकिन आगे देखना होगा कैसे पिक्चर क्लियर साफ होता हुआ दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक ने चौथी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए। बैंक को 2,329 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट पोल में 411 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान जताया गया था। बैंक के एनआईआई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो उसमें भी 43% की भारी गिरावट देखने को मिली है और ये 5,376 करोड़ रुपए से घटकर 3,048 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। हालांकि बैंक के चेयरमैन ने उम्मीद जताई कि आगे स्थिति में सुधार दिखेगा, लेकिन चिंता की बात अब यह है कि सेबी की रडार पर इंडसइंड बैंक के 6 अधिकारी आ गए। शक है कि इन अधिकारियों ने बैंक में चल रही गड़बड़ियों की जानकारी होते हुए भी अपने स्टॉक ऑप्शंस बेच दिए। प्रवीण सर, भारत के 5वें सबसे बड़े प्राइवेट बैंक की हालत कैसी है? कौन कौन सी परेशानियों से जूझ रहा है बैंक? नहीं, देखिए, जब कल बैंक ने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए तो उसमें एक तो जो 2-3 बड़ी उसमें चीज़ें थी, उसमें एक तो चीज़ थी कि जो 2329 करोड़ रुपए का एक जो लॉस है वो नज़र आया। उसके अलावा बैंक को 2500 करोड़ रुपए के अपने प्रोविज़न करने पड़े, जो ऐसी एंट्रीज थी जो कि बैंक के खाते में वास्तविक तौर पर थी नहीं, जिनको लेके जिसमें एक डेरिवेटिव लॉस का करीब 2000 करोड़ का मामला था और उसके अलावा 675 करोड़ के आसपास के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दिए गए जो कर्ज थे उसमें इनकम जो दर्ज कराई गई थी। तो कुल मिला के अकाउंटिंग के जो लैप्सेज हैं वो मामला एक सामने आ रहा था। और फिर तीसरा, जब बैंक ने खुद कहा, मैनेजमेंट ने, कि हमें इस बात का संदेह है कि बैंक के कुछ बड़े अधिकारी फ्रॉड में शामिल थे, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि
सामने निकल कर आ रही है, जिसको लेके बार बार सवाल जब पिछले कुछ हफ्तों से इंडसइंड बैंक का जब डेरिवेटिव ट्रेड को लेके मामला सामने आया, जिसमें 2000 करोड़ रुपए की गड़बड़ियों की बात सामने आई थी, तब से ये कहा जा रहा था कि क्या इंडसइंड बैंक में कोई फ्रॉड हुआ है, क्या बैंक के कुछ बड़े टॉप शॉट्स इस पूरे घोटाले में शामिल हैं। और अब वो उसकी परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं, जहां पे कि बैंक ने खुद इस बात को माना है कि हमें संदेह है और हम इस पर कानूनी क्या प्रक्रिया हो सकती है उसका सहारा ले रहे हैं, वहां पे हम एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं जी। अब आते हैं इसमें दूसरी बात। आज ही सेबी के जो चीफ हैं तुहिन कांत पांडे, उन्होंने दिल्ली में एसोचैम में एक कार्यक्रम में वहां उन्होंने इस बात को साफ तौर पे कहा है कि वैसे तो इंडसइंड बैंक का पूरा मामला सेबी देख रहा है, लेकिन हम भी देखेंगे कि क्या सेबी के लिहाज से कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे वायलेशंस हुए हैं जिन पर सेबी को नजर डालने की जरूरत है। क्या कुछ अधिकारियों ने इस तरह के मामले किए या इस तरह के घोटाला या दूसरी गतिविधियां की हैं जो कि जिन पर सेबी को जांच करने की जरूरत है, और अगर ऐसा है तो हम उसकी जांच करेंगे। तो उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग वाली एक बात निकलकर सामने जरूर आती है। जी सर, अगर चार्ट्स देखें इंडसइंड बैंक का, जैसा हम लोगों ने Q4 के जो नतीजे हैं उन पर तो चर्चा कर ही लिया, लेकिन शेयरों पर भी तगड़ी मार पड़ती हुई दिख रही है। 6 महीने में करीबन 22% जो है ये शेयर टूटता हुआ दिख रहा है। 1100 रुपये के अपने जो हाई से 780 के आसपास कारोबार होता हुआ दिख रहा है। अब ये तो बात हो इंडसइंड बैंक की। सर, भारत में बैंकिंग घोटालों की कहानी जो है बहुत लंबी है सर। हाल फिलहाल में भी हम लोग ने मनी सेंट्रल में भी चर्चा किया। आप यूको बैंक की बात कर लीजिए, पूर्व CMD साहब पर कहा गया कि 6210 करोड़ का जो कर्ज है, उसके कर्ज देने में इन्होंने अपना खूब माल बटोरा है, लग्जरी फ्लैट्स खरीदे हैं और दूसरे के नाम पर कई संपत्तियां बटोर ली है। उसके बाद आ जाइए PNB का, यस बैंक वाला मामला, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक वाला मामला। सर, अब चूंकि ये बैंकिंग सिस्टम की बात हो रही तो आपसे समझना चाहेंगे सर, ये पूरा माजरा है क्या? नहीं, देखिए, अगर हम इंडसइंड बैंक से शुरुआत करें जो सबसे ताज़ा तरीन मामला है, उसके बाद यूको का भी खैर आया। इंडसइंड बैंक में इसके CEO जो सुमंत कठपालिया हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ा, डिप्टी CEO अरुण खुराना, इनको बैंक से इस्तीफ़ा देना पड़ा। 2 जो बड़े पदों पे लोग थे, और सुमंत कठपालिया के जो एक्सटेंशन है उसको RBI ने सिर्फ 1 साल तक के लिए सीमित कर दिया था, इसी तमाम चिंताओं को संभवतः देखते हुए। जी। बैंक के शेयरों की अगर आप बात करें तो UBS जैसे बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने सेल की रेटिंग दी है और 600 रुपये का टारगेट प्राइस इंडसइंड बैंक के शेयरों के लिए कर दिया है। बाकी अगर हम बात करें यूको बैंक की, तो यूको बैंक की कहानी पता है, उसके फॉर्मर CMD को खुद ED ने अरेस्ट किया और वो अभी जेल में, न्यायिक हिरासत में संभवतः। 6200 करोड़ रुपए का लोन दिया गया, उसके बदले किकबैक्स लिए गए, लोन के पैसे को का डाइवर्जन हुआ। इस तरह के गंभीर आरोप एक CMD पे लगे जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है किसी बैंक का। आप कहते हैं सर कि इनकी जो नियुक्ति होती है वो RBI के द्वारा होती है? बिल्कुल, कोई एक्सटेंशन तक RBI तय करता है कि एक्सटेंशन 1 साल का होगा या 3 साल का होगा या नहीं होगा। बैंकिंग सेक्टर भारत में सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड सेक्टर्स में माना जाता है। इसके बावजूद चाहे आप इंडसइंड बैंक देख लीजिए, चाहे आप यूको बैंक देख लीजिए, चाहे आप न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को देख लीजिए, या यस बैंक का उससे पिछला जो उदाहरण था जहाँ पे कि रिजर्व बैंक को पूरे के पूरे बोर्ड पे को सुपरसीड करना पड़ा, ये सभी मामले ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं रेगुलेशंस में अभी और सख्ती, मॉनिटरिंग के और सघन होने, या जो बैंकों के जो इंटरनल गवर्नेंस है वहाँ पर चीज़ों को और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जी। इसकी वजह यह है कि बैंकों के पास आम लोगों का पैसा होता है, जी, डिपॉजिटर्स का पैसा होता है। डिपॉजिटर्स के पैसे का आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इन सभी मामलों में हमने ये देखा है कि डिपॉजिटर्स का कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा हुआ है बैंकों के ऊपर। तो ये एक गंभीर मामला है। RBI अपनी तरफ से इंडसइंड बैंक के पूरे प्रकरण की जांच कर रहा है। खुद इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कैपिटल इन्फ्यूजन करेंगे बैंक में, जो हिंदुजाज हैं उन्होंने कहा है। और बाकी उन्होंने कहा है कि बैंक अपनी तरफ से पूरे जो भी लीगल एक्शन है जो फ्रॉड से जुड़े हुए हैं उसको लेकर अपनी तरफ से एक्शन ले रहा है, विश्वास बहाली की कोशिश की जा रही। लेकिन मामले जब इस तरह के सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर जो डिपॉजिटर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं उन दोनों का ही भरोसा बैंकों से घटता हुआ दिखाई देता है। सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस की जो बात हम लोग करते आ रहे थे
कि उसकी भी लिमिट को बढ़ाने की बातचीत चल रही थी कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक करने की बात की जा रही थी। उस पर कितनी गाड़ी जो है आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और दूसरा सवाल ये है सर कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तरह से मैंने अभी आपको लिस्ट बताया कि यूको बैंक, पीएनबी, यस बैंक, और फिर अभी देखिए जो ताज़ा मामला है इंडसइंड बैंक का। ऐसे में तो बहुत ज़रूरी है सर कि जो हमारा जो पैसा है बैंक में रखा हुआ है, मान लीजिए एफडी कराया हुआ है या सेविंग अकाउंट में है या आप चलिए भाई करंट अकाउंट में भी है, उसको वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो DICGC है, जो आपका डिपॉजिट और इंश्योरेंस जो क्रेडिट गारंटी है, उसके तहत अभी जो है वो आपका अमाउंट जो है वो 5 लाख तक का उसको सेफ्टी मिलती है। लेकिन उसको 10 लाख 12 लाख तक करने की बात तब बहुत ज़ोर से उठी थी जब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मामला सामने आया था और कहा गया था कि ये रकम जो अभी गारंटी जिसकी मिलती है वो बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, खास तौर पर ऐसे डिपॉजिटर्स के लिए जो छोटे डिपॉजिटर्स हैं और ऐसे लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं, इनके लिए कम से कम इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। ओवरऑल बात वही आ जाती है कि आप डिपॉजिट का इंश्योरेंस बढ़ा दें, क्योंकि वक्त के साथ लोगों की कमाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो वो भी एक ज़रूरी बात है। लेकिन ज़रूरी उससे भी ज़्यादा है कि बैंकों के कॉरपोरेट गवर्नेंस किस तरह से काम करेंगे। लोगों का पैसा होता है और आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी होती है, वहाँ पे किस तरह से चीज़ें चलेंगी। RBI की मॉनिटरिंग क्या और कड़ी होनी चाहिए, चाहे सहकारी बैंक हो या दूसरे कमर्शियल बैंक हो, उसमें क्या कुछ और किया जा सकता है, इस पे सरकार और रिजर्व बैंक दोनों को फोकस करने की ज़रूरत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर आते हैं सर। सरकारी टेलीकॉम कंपनी MTNL पिछले कई वर्षों से कर्ज में डूबी हुई है। कंपनी को कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने में भी दिक्कतें हो रही है। 1 महीने पहले ही कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा था कि उसने 7 पब्लिक सेक्टर बैंकों का 8,346.24 करोड़ रुपए के कर्ज की किस्तें जो हैं वो भी नहीं चुकाई। अब खबर ये आ रही है सर कि MTNL की देनदारियों की पेमेंट के लिए DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने वित्त मंत्रालय से मदद मांगी। इसके पहले वित्त मंत्रालय ने MTNL के बकाये पर पब्लिक सेक्टर बैंक से पार्शियल लोन वेबर की मांग जो थी, उसका जो प्रस्ताव था, उसको भी खारिज कर दिया था। प्रवीण सर, MTNL का कुल जो कर्ज है 31 मार्च 2025 तक 33,568 करोड़ रुपए पहुंच गया है। MTNL ने अगस्त 2024 से फरवरी 2025 के बीच में जो कर्ज है उसकी जो किस्तें हैं वो नहीं चुकाई है। MTNL को बचाने के लिए केंद्र सरकार पहले ही 24,071 करोड़ रुपए के सॉवरेन गारंटी बॉन्ड जारी कर चुकी है। क्या सरकार अब MTNL और BSNL के मर्जर पर विचार कर रही है? क्या है पूरा ये माजरा सर? नहीं, MTNL के पूरे ऑपरेशंस तो BSNL को देने का ऐलान पहले ही सरकार कर चुकी है, वो तो चले जाएंगे। लेकिन अब मसला बचता है कि MTNL पे आखिर जो कर्ज हैं उनका क्या होगा। आप ऑपरेशंस तो कर देंगे लेकिन कर्जों का क्या होगा। तो कर्ज जो है वो 8400 करोड़ रुपए के, 8400 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो कर्ज हैं उनको चुकाने की मांग जो है वो DOT ने आपका वित्त मंत्रालय से की कि सरकार सीधे तौर पर कहे सरकार बेल आउट करे, इतना पैसा सरकार इन्फ्यूज करे। अब उसमें क्या होता है, क्या सरकार वाकई बेल आउट करती है, ये इसमें देखना होगा। DOT के तहत ही MTNL आती है, BSNL दोनों डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत ही आती हैं दोनों कंपनियां। MTNL अपनी संपत्तियां बेच रही है लगातार, जो उसके पास नॉन कोर और कोर असेट्स जो हैं उनकी बिक्री कर रही है ताकि अपने कर्जों को चुका पाए। करीब 2800 करोड़ रुपए के नॉन कोर असेट्स, जिसमें बिल्डिंग्स और लैंड पार्सल शामिल हैं, वो बेचे गए हैं। और करीब 283 करोड़ रुपए के बैंक ने अपने टावर और दूसरा जो केबल वगैरह हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बेचा है। तो इस तरह से कुछ पैसा तो जुटाया है, लेकिन बाकी रकम अभी भी चुकाई जानी बाकी है। अब इसके साथ आप देखिए कि खस्ता हाल, चूंकि दोनों ही कंपनियां हैं और दोनों में कंपनियों में सरकार अपने बजट से हर बार पैसा डालती है ताकि कंपनियों को बचाया जा सके, एम्प्लॉयज़ बने रहें और बाकी कामकाज उनका चलता रहे। लेकिन अब ऐसा मौका आ गया जहां पे कि सरकार को इस मामले में एक बड़ा डिसीजन लेना होगा, क्योंकि पिछली बार वित्त मंत्रालय ने जो हेयर कट लेने की मांग थी DOT की 8,000 करोड़ रुपए के आसपास के जो बैंकों के, जो ये सरकारी बैंकों के कर्ज हैं, इस पर हेयर कट की बात की थी कि कुछ पैसा कम कर दिया जाए और बाकी का पैसा चुकाने की कोशिश की जाएगी। पीछे कई दफ़ा डिफ़ॉल्ट किया है MTNL ने किस्तें देने में।
उसको खारिज कर दिया गया वित्त मंत्रालय की तरफ से। अब जो ये नया प्रस्ताव आया है, क्या 8400 करोड़ रुपए का बर्डन वित्त मंत्रालय या सरकार उठाने के लिए तैयार है? ये एक देखने वाली बात इस वक्त होगी, और वो भी ऐसे वक्त पर जबकि दूसरी कंपनियां भी इसकी डिमांड कर रही हैं। सर, इस पिक्चर में मैं वोडाफोन आइडिया को लाना चाहता हूं, टाटा टेली सर्विसेज वाला मामला लाना चाहता हूं, उसको भी जोड़कर बताइए। जिस तरह से वोडाफोन आइडिया में सरकार ने पैसा डाला, इक्विटी खरीद ली, 22.6% से हिस्सेदारी को 49% कर दिया। आगे भी अब बातचीत चल रही है कि उसका जो एजीआर है उसको भी माफ़ कीजिए, या जो पेनल्टी वाला जो मामला आप बताते हैं, समझाते हैं, उसको भी माफ़ करने की बात होती है। इस पिक्चर में एयरटेल को भी लाना बहुत ज़रूरी है। 34,000 करोड़ के आसपास का उनका भी पेनल्टी वाला ड्यूज़ बाकी है। टाटा टेली सर्विसेज का है सर 18-19 हज़ार करोड़ के आसपास का। तो ये जो टेलीकॉम सेक्टर में ये जो हो रहा है कि सबको हमको मतलब बचा ले सरकार, ये क्या कहाँ तक जाता हुआ दिखेगा? टेलीकॉम सेक्टर वाकई, जो आप कह रहे हैं सबको बचा ले सरकार, टेलीकॉम सेक्टर वाकई इस वक्त उस कगार पे खड़ा हुआ है जहाँ पे कि हर कंपनी की नज़र सरकार पर है। हर कंपनी चाहती है कि जो उनके ऊपर भारी भरकम बकाया है सरकार का, उसको सरकार माफ़ कर दे। और इसी चीज़ को लेके तीनों बड़ी कंपनियां पहुंच गई थी अभी सुप्रीम कोर्ट। पिछले शुक्रवार को, सोमवार को उसकी सुनवाई हुई, और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया और बोल दिया कि आप केंद्र सरकार के पास जाएं। अगर सरकार कोई राहत देती है, अगर आपको आपके एजीआर बकाया पर जो इंटरेस्ट लगा है, जो पेनल्टी लगी है और जो पेनल्टी पे इंटरेस्ट लगा है, अगर आपको वो माफ़ कराना है तो आप सरकार से कहिए। सरकार अगर करती है तो हम इस पूरे मामले में आपके आड़े नहीं आएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अड़ंगा इसमें नहीं लगाया जाएगा। अब सरकार के पास समस्या ये है कि 45,000 करोड़ का अकेला बकाया तो है वोडाफोन आइडिया का ही, और केवल इंटरेस्ट वाले पोर्शन का 34,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया है आपका एयरटेल का, 34,700 समथिंग का है करोड़ का, और 19,600-700 करोड़ रुपए का टाटा टेली सर्विसेज का है। अब सरकार अगर मान लीजिए वोडाफोन आइडिया को बचाने का अगर फैसला किया, तो सरकार को 34,000 करोड़ एयरटेल के, 19-20 हज़ार करोड़ रुपए टाटा टेली सर्विसेज सर के। हुआ भी यही, एयरटेल ने बोला कि मेरा, जैसा वोडाफोन आइडिया को आपने बेल आउट किया है, मेरा भी कन्वर्ट कर लीजिए। बिल्कुल, इक्विटी कन्वर्जन के लिए एयरटेल भी तैयार है कि भाई मेरा भी पैसा 30,000 करोड़ का जो एजीआर का बकाया है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लीजिए, आप कुछ स्टेक ले लीजिए। पर मसला इस बात का बनता है कि 49% की स्टेक के साथ क्या सरकार वोडाफोन आइडिया को चलाएगी, या मान लीजिए 30,000 करोड़ का इक्विटी कन्वर्जन करके क्या एयरटेल के बोर्ड में सरकार का प्रतिनिधि बैठेगा, सरकार का कोई अफसर बैठेगा और बताएगा कि भैया बताओ तुम 5G कहाँ लॉन्च कर रहे हो? एग्जैक्टली। तो क्या डे टू डे ऑपरेशंस में, हालांकि वोडाफोन आइडिया वाले मामले में 49% स्टेक के बावजूद सरकार मैनेजमेंट में किसी तरह का दखल नहीं दे रही। मैनेजमेंट वोडाफोन को और आदित्य बिरला ग्रुप ही उसका संभाले हुए हैं जी। लेकिन क्या इस तरह का टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ प्लान सरकार तय करेगी, कंपनी को बताएगी कि नहीं इस प्लान में कम फ़ायदा होगा, इसमें ज़्यादा प्लान? सरकार का काम बिजनेस चलाना है नहीं, और एक नए उसमें सरकार का घुसने का, भले इनका इक्विटी कन्वर्जन करके आना हो, लेकिन सरकार उस पचड़े में क्यों पड़ेगी जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। खास तौर पर एयरटेल की वित्तीय स्थिति मजबूत है, जियो की वित्तीय स्थिति मजबूत है, खराब वित्तीय हालत में वोडाफोन आइडिया है जी। एंड व्हाट अबाउट एमटीएनएल बॉस? एमटीएनएल तो सरकार की कंपनी है, सरकार उसका ट्रांसफर कर रही है। सरकार दूसरी तरफ बीएसएनएल को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है पूरी ताकत से। 5G 4G लॉन्च करने की कोशिशें की जा रही हैं, दूसरे कई सर्विसेज और वो बाकी चीज़ें। बीच में खबरें ये आ रही थी प्रवीण सर की बीएसएनएल इज आल्सो टॉक विद स्टारलिंक। हाँ बिल्कुल, सेटकॉम के लिए बीएसएनएल की भी स्टारलिंक के साथ बातचीत चल रही है, ऐसी बातें आई। बाकी तीनों कंपनियां बातचीत कर ही रही हैं, 2 का तो समझौता भी हो गया है, वोडाफोन आइडिया की भी चल रही बातचीत। तो ये सेटकॉम वाली कहानी तो चली रही है, लेकिन असली मसला ये है कि अगर टेलीकॉम सेक्टर में कंपनियों को राहत दी गई तो आप ये मानकर चलिए कि कम से कम 60-70 हज़ार करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर, या लॉस सरकारी खजाने को साफ तौर पर हो जाएगा। क्योंकि अगर बचाने की एक बार कवायद शुरू हुई, वोडाफोन आइडिया को अगर बेल आउट किया गया तो एयरटेल को और टाटा टेली सर्विसेज को भी बेल आउट करना पड़ेगा सरकार को। जी जी। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। प्रवीण सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।